हेलो नमस्कार। बिग बॉस 16 के इस सीजन में बिग बॉस खुद खेल रहे हैं और इस कदर खेल रहे हैं कि न सिर्फ कंटेस्टेंट के साथ बल्कि दर्शकों के साथ भी खेल रहे हैं। पिछले वीक भी थी वोटिंग लाइन बंद, लेकिन उसके बावजूद वोटिंग ट्रेंड क्लोजिंग ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड आ गए थे, जबकि वोटिंग लाइन बंद थी। अब यहाँ पर ये जो आज के एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क हुआ, यहाँ पर भी वोटिंग लाइन्स बंद हैं और यहाँ पर वोटिंग लाइन बंद तो है ही सही, लेकिन जिस तरह से अंकित गुप्ता को बचाने के लिए महान महिला जो कि साजिद खान के पीछे पड़ गई थी, साजिद जी आपने बजर क्यों दबाया, 50 लाख से 25 लाख कर दिया, लेकिन जब चिकन भनोट ने 25 लाख से 0 लाख करके रख दिया तब इस महान महिला के मुंह में फेविकॉल जम गया था। और अब जबकि कल के एपिसोड में मौका मिलेगा कि 0 से प्राइज मनी 25 लाख पर आ सकती है, तो ये महान महिला फट से वहां पर बजर दबा देंगी और अंकित को बचा लेंगी। लेकिन कोई और अगर बजर दबाए तो इस महान महिला की गुर्दे छिल जाते हैं और इस महान महिला के जितने चाटुकार फैंस हैं वो इस महान महिला की बातों को कट कॉपी पेस्ट करने लगते हैं। इनफैक्ट वो तमाम मीडिया वाले और यूट्यूब पर जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है वो भी जग्गा की बातों को कट कॉपी पेस्ट करते रहते हैं कि जग्गा को किया सबने टारगेट। अच्छा, वैसे इस एपिसोड में ये जो नॉमिनेशन टास्क हुई है, आप दिल पर हाथ रख करके बताइएगा कि वाकई में जग्गा को टारगेट किया गया। जग्गा को 3 लोगों ने नॉमिनेट किया है, पहले सुंबुल ने किया नॉमिनेट, फिर निम्रत ने और सौंदर्य ने, मतलब 3 वोट मिले इसको जग्गा को, लेकिन इसके बावजूद ये टारगेट हो जाती है। वहीं विकास और सृजिता जिन्हें 4-4 वोट मिले हैं वो टारगेटेड नहीं फील कर रहे हैं और अंकित को मिले हैं सबसे ज्यादा वोट, इसके बावजूद वो सेव हो जाएगा कल। अब उसे कोई भी जग्गा फैन बिग बॉस का दामाद नहीं बोलेगा, लेकिन साजिद खान के टाइम पर अगर कुछ भी होता है तो हर कोई बोलने लगता है, स्पेशली जग्गा के चाटुकार फैंस, अरे वो बिग बॉस का दामाद है, बिग बॉस ने दामाद को बचा लिया। आज बोल के दिखाओ कि बिग बॉस ने अपने दामाद को बचा लिया। नहीं, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अब जो कुछ हो रहा है ना वो उन जग्गा मंडली के लोगों को सूट करेगा, उनकी बातों को सूट करेगा। तो अब बजर दबाना भी वाजिब है, अब वोटिंग लाइन बंद होना भी वाजिब है, अभी कोई दामाद नहीं बोलेगा। तो ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, मुझको दिख रही हैं, लेकिन जो ब्लाइंड फैंस हैं या फिर जग्गा ने जिन गुलामों को खरीद लिया है उन्हें ये चीजें कभी नहीं दिखाई देंगी। वो तो यहां पर भी एक अलग ही अफलातूनी नैरेटिव चिपकाएंगे कि वाह 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 जग्गा को कर दिया टारगेट। लेकिन जब पिछली बार नॉमिनेशन टास्क हुई थी जहां पर ये सौंदर्या जो कि अब दुश्मन बन चुकी हैं, इसकी जग्गा की सौंदर्य की तरफ से दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी तो जग्गा की तरफ से। जब सौंदर्य को वो पावर मिला था पिछली बार सेव करने का, तब जग्गा और मग्गा दोनों सेव हो गए थे और नॉमिनेशन में कौन आया था, शिव, साजिद, टीना और शालीन। तब किसी ने नहीं बोला कि शिव को या साजिद को टारगेट कर दिया जग्गा की मंडली ने। इनफैक्ट तब भी ये नैरेटिव चलाए गए कि शिव ने, साजिद ने, इनकी मंडली ने कर दिया जग्गा को टारगेट। अंदर जग्गा ये नैरेटिव चलाती है। आपने देखा कितनी बेशर्मी से जब ये नॉमिनेशन टास्क खत्म होती है बाहर आकर बोलती है, अंकित हमको टारगेट कर दिया, अंकित हमें टारगेट कर दिया, अंकित ये, अंकित वो। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड आपने देखा सो कॉल्ड इंडिविजुअल प्लेयर एक ही बिस्तर पर लेटे लेटे वो जग्गा उसके थोबड़े पर हाथ रखती है और क्या बोलती है, अंकित ये 8वीं कैसे कटेगी मेरी, अंकित मैं अकेले कैसे सोऊंगी, अरे आप तो डेवन से अकेले आई मैडम, आप कहाँ मंडली लेकर के आई। आई थिंक शायद हमने गलत देखा होगा, क्योंकि ये जो उडारियां का जो कपल था वो कौन से बिग बॉस में साथ आया था, डे 1 से साथ थे, लेकिन उसके बावजूद हम इंडिविजुअल हैं, हम अकेले हैं। इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस। आप आयरनी की या फिर कॉमेडी की नेक्स्ट हाइट देखिए कि अंकित और ये प्रियंका बोलते हैं कि सुंबुल की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, सुंबुल का कोई फर्म स्टैंड नहीं है। लो कल्लो बात, ये बात कर कौन रहा था, ये बात कर रहा था अंकित, जिसका खुद का कोई ओपिनियन, कोई पर्सनालिटी, कोई इंडिविजुअलिटी कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट वूड पे एक क्लिप वायरल हो रहा था जिसको मैंने इंस्टाग्राम पर भी डाला है, आप चाहे तो देख लीजिएगा, जहां पर शिव और प्रियंका की लड़ाई हो रही है। जहां जहां प्रियंका है मग्गा वहां है, उसके बावजूद इस मग्गा में इतनी बेशर्मी है जो दूसरों को बोल देता है कि सुंबुल क्या कर रही है। और ये जग्गा भी हाँ में मिलाती कि हाँ सुंबुल से अच्छा तो तू है, सुंबुल से अच्छा तू है, मतलब 24 घंटे सोता रहता है। बिग बॉस खुद तो उसको आलसी बोलता है। बिग बॉस एक टाइम पर सुंबुल को बोला करता था कि सुंबुल तो दिखती नहीं है, तंबोली के अंदाज में बोले तो आप तो दिखते ही नहीं हो, लेकिन अब सुंबुल दिखती भी है, करारे जवाब भी देती है। सुंबुल अपने डुम्बुल अवतार को तोड़ करके फोड़ करके सुंबुल मोड में आ चुकी है। लेकिन ये मग्गा तब भी आलसी घोड़ा था, तब भी निकम्मा था और अब भी निकम्मा है। लेकिन जग्गा मग्गा और इनके जो पीआर मंडली और जो ब्लाइंड फैंस हैं उन्हें ये चीजें दिखाई नहीं देती है। खैर आगे इस एपिसोड की और बातें करें इसके पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगेगा, एंटरटेनिंग लगेगा। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अभी से लाइक कर दो इससे पहले कि आप भूल जाओ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं।
हैं। तो यहाँ पर हर रोज की तरह एपिसोड स्टार्ट होता है, वो एंथम वगैरह बजता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अर्चना की गुर्दे छिल जाते हैं क्योंकि टास्क का सेटअप तैयार हो रहा था और बिग बॉस वहां पर ड्रिलिंग या फिर ठुकाई पिटाई चल रही थी। लेकिन ये अर्चना मैडम क्या है, ओवर पेम्पर्ड बच्ची है बिग बॉस की, इन्हें थोड़ी सी भी खटपट बर्दाश्त नहीं है। तो एप्लीकेशन टाइप करवा रही थी कि बिग बॉस महोदय ये जाओ हेड ऑफिस में भेज दो कि खटपट मत करो, कुकड़ू को मत बजाओ। मैडम आप शायद गलती से बिग बॉस में आ गई हैं, आपको किसी रिजॉर्ट या होटल में जाना चाहिए था अर्चना मैडम, जहां सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग हो। ये अर्चना जिस तरह से जब दूसरों को परेशान करती थी ना, थाली बजाती थी, तब इसको अर्चना को बहुत मजा आता था, अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती थी। दूसरे लोगों ने बाथरूम साफ की या नहीं की, बहुत उंगली करना इसको आता था। दूसरे लोगों ने किचन साफ करा या नहीं, बहुत उंगली करना आता था इसको। दूसरों को भर भर के परेशान करने में अर्चना को बहुत मजा आता था। अब वही चीजें अर्चना के साथ होने लग गई हैं, तो भैया अर्चना के गुर्दे छिल जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर शालीन और अर्चना की एक टाइम की सखी, अरे अभी 4-5 दिन पहले की तो सखी थी अर्चू बेबी। अब तो अर्चू बेबी के पीछे उनकी जग्गू बेबी भी पड़ चुकी कि पाउडर रूम साफ नहीं है, बाथरूम साफ नहीं है, ओ माय गॉड, ये वो। तो कर्मा बूमरैंग जो आप दूसरे के साथ करते हो वो घूम फिर करके आपके ऊपर आ ही जाता है। लेकिन जब आता है तो शायद इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी अर्चना यहाँ कोशिश करती है बर्दाश्त करने की, लेकिन उसकी खिसियान पट्टी हमको क्लियरली दिखाई दे जाती है। अच्छा, ये जग्गू बेबी, हग्गू बेबी और इनकी जो बौंदरिया बेबी, आप देखिए कि कैसे एकदम से मतलब यूज एंड थ्रो, या फिर ये कहें कि दूध में पड़ी मक्खी निकाल के फेंक देने वाली जो दोस्ती है ना, इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। एक फिल्म आई थी सोनू के टीटू की स्वीटी, उस फिल्म में अरिजीत सिंह की आवाज़ में बेहद ही खूबसूरत सा गाना है। मैं बहुत बार इस गाने को सुनता रहता हूँ। इनफैक्ट जब मैं जिम जाता हूँ लोग हंसते मेरे ऊपर, क्योंकि मैं अपने मोबाइल में जो गाने सुनता रहता हूँ उनमें एक गाना ना ये वाला है कि तेरा यार हूँ मैं। लोग हंसते मेरे ऊपर कि यार तुम जिम में मतलब बॉडी बनाने आते हो या ऐसे गाने सुनते हो। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी चॉइस कुछ अलग ही है, जैसे कि तेरे बिना जिंदगी से शिकवा नहीं, या फिर एक प्यार का नगमा है, या फिर ये तेरा यार हूँ मैं। इस तरह के गाने मुझे पता नहीं क्यों एक मेंटल पीस दे देते हैं। तो ये जो गाना है ना सोनू के टीटू की स्वीटी का, तेरा यार हूँ मैं, इस गाने में एक लाइन आती है कि जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से, जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से। लेकिन हम बिग बॉस में क्या देख रहे हैं कि कोई नया आता है तो पुराने रिश्तों को फट से लात मार देती। कौन? मैं महान हूं ब्रो, मैं टू रियल फॉर अ रियलिटी शो, मेरी दोस्ती रियल है, वो लीचड़ है, हम महान है, हमारी दोस्ती दिल से है, हमारी दोस्ती में कोई मतलब नहीं है, वो लीचड़ है, वो मतलब ही है, हमारी दोस्ती रियल है, टू प्रोटेक्टिव। कितनी जल्दी ये पाला और अपनी कैचुली बदल लेती है ये जग्गा। जैसे ही विकास, शालीन और टीना को इसने अपनी बोतल में उतारा, इसे लगा कि 3 वोट आ गए हैं, उसी समय इसने इसको हग्गू को और बोंदू को बाहर निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये थी सो कॉल्ड महान महिला की ओवर प्रोटेक्टिवनेस, या फिर कहें बलिदानी, या फिर टू रियल फॉर अ रियलिटी शो, या फिर दिल से निभाई जाने वाली दोस्ती। जहां मतलब पूरा हुआ, ये जगह फट से अपने दोस्तों का पत्ता काट देती है। आपको याद हो तो गौरी नगौरी उधर से उड़ करके आई थी इस मंडली में, लेकिन पत्ता कट गया। मुझे तो हंसी आती है, कुछ यूट्यूब पर मैं ब्राउज करता हूं जब मैं, तो गौरी नगौरी के कुछ इंटरव्यूज या फिर उसके कुछ शॉर्ट्स दिख जाते हैं मुझे, जहां पर वो बड़ी बड़ी डींगे फेंकती रहती है। जहां पर गौरी नगौरी जिस तरह से वो मीडिया में इंटरव्यू दे रही है, उससे साबित हो रहा है कि वो एक नंबर की बॉडम थी और वो घर में रहने के लायक बिल्कुल नहीं थी। जिस तरह से वो वही बातें कर रही है जो उसे जग्गा ने सिखा दी, कि जैसे कि MC स्टैन शो में कुछ नहीं करा, निकल जाना चाहिए। भाई तुम निकल गई हो, तुम्हारे साथ गौतम था वो भी निकल गया, लेकिन MC स्टैन नहीं निकल पाया। तो गौरी नगौरी साबित कर रही है कि वो बिग बॉस के लिए कितनी अनफिट थी, कितनी नेक्स्ट लेवल की बॉडम है, जो बाहर आकर भी उसे पता नहीं चल रहा है कि जिन लोगों पर उसने भरोसा करा था उन्हीं लोगों ने इसका पत्ता काट दिया। यही नहीं, गौरी की नाम राशि वाले गौतम का पत्ता भी जग्गा ने कितनी ईजिली काट दिया था, लेकिन ये लोग बड़े बेशर्मी से दोस्ती की दुहाई देते नहीं थकते। खैर यहाँ पर अर्चना को खटपट होती रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अर्चना के पीछे ये लोग पड़ जाते हैं कि सफाई नहीं करी, ये नहीं करी। कभी जग्गा सृजिता को बोलती है कुछ, तो कभी विकास आकर के सृजिता को बोलने लगता है सुंबुल के बारे में। यही सारी चीजें चलती रहती हैं। वहीं शिव कहिए, स्टैन कहिए, ये बातें करते रहते कि टीना और शालीन टोटली फेक है, लेकिन जग्गा और मग्गा रियल हैं। जहां पर शिव बोलता है कि बाहर से इनकी बनी बनाई फैन फॉलोइंग है, पहले से रिलेशन होगा, ये सारी बातें चलती रहती है। वहीं बजर का मजाक बना करके रख देती है बौंदर या द अल्फा, द डेंटिस्ट, द फीमेल, द शर्मा। बजर का ऐसा मजाक बनाया कि इन्हीं को बजर बना दिया बिग बॉस ने और बजा करके रख दिया, न सृजिता न सौंदर्या, तुमको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। मुझे बहुत हंसी आती है जिस तरह से ये सौंदर्या खुद को अल्फा फीमेल शर्मा बोलती है, लेकिन एक निब्बा निब्बी से कम नहीं है वो। जिस तरह से बजर का मजाक बना रही थी और बिग बॉस जब टॉन्ट मारता है, मैं सच बता रहा हूं मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि जब बिग बॉस का कोई भी एक वर्ड निकलता है बिग बॉस के मुंह से, मैं पट्ट से समझ जाता हूं कि क्या सार्काज़म है, क्या रियल है, कहां बिग बॉस सीरियस है। लेकिन ये कंटेस्टेंट जो कि 80 दिन से वहां रह रहे हैं, उन्हें अब तक बिग बॉस के घर
का कोई भी फलसफा या फिर फंडा समझ में नहीं आया कि बिग बॉस कब मखमल में लपेट के बेइज्जती कर रहा है, कब बिग बॉस सीरियस है। और यहाँ पर ये सौंदर्य हंस रही थी जैसे कि इसने ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत लिया हो, अल्फा द फीमेल डेंटिस्ट शर्मा। अकेली सौंदर्य द अल्फा फीमेल डेंटिस्ट शर्मा ही नहीं, यहाँ पर सच्चाई की मूरत ये जो हैं प्रियंका जग्गा, इनको भी बिग बॉस ने मखमल में लपेट के मारा कि यहाँ बहुत सारी मूरत हैं, सच्चाई की मूरत। प्रियंका जरा आप भी अपने रीज़न या वो सब दो। तो यहाँ पर जग्गा को, उसके मग्गा को बिग बॉस भर भर के आलसी बोल करके तंज मारते हैं, टोंट मारते हैं। और यहाँ अर्चना जो कि सवेरे खटपट से परेशान हो गई थी, बिग बॉस ने बड़े अच्छे तरीके से उसे भी लताड़ा कि आप लोगों को अच्छा दिखाने के लिए कोई इंसान सवेरे 4 बजे से यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन अर्चना को अपने सिवा दूसरों के काम की कहीं कोई कद्र नहीं होती है। उसके बाद जब इनकी गलतियां दिखाई जाती हैं तो इनके फैंस बाहर बोलते हैं अनफेयर हो गया, अनफेयर हो गया। यार यहाँ पर बौंदर्या और सृजिता के ब्लंडर का डायरेक्ट फायदा मिल जाता है एमसी द स्टैन को। स्टैन को बैठे बैठा लॉटरी लग जाती है, वो तो अपना चिकन पीस खाता रहता है। और बिग बॉस अनाउंस कर देते हैं कि चूंकि ये बजर का मजाक बना के रखा था, इसलिए इनका मजाक हमने बना कर रख दिया। स्टैन तुमको मिलता विशेष अधिकार। उसके बाद नॉमिनेशन टास्क शुरू हो जाती। काफी लंबी सी नॉमिनेशन टास्क थी, जहां पर ईंट भट्टी का सेटअप बना था, मुगले आजम वाला प्यार किया तो डरना क्या। और मतलब जैसे वहां पर अनारकली को चुनवा दिया जाता था, यहाँ पर जो नॉमिनेशन में जाएगा वो चुन दिया जाएगा दीवालों के बीच में, और स्टैन को मिल जाता विशेष पावर, तो वो किसी एक को डायरेक्टली नॉमिनेट कर सकता था। तो यहाँ पर सुंबुल से शुरू होता है, सुंबुल अंकित को, प्रियंका को नॉमिनेट करती है। उसके बाद प्रियंका जो रहती है वो शिव को और सुंबुल को नॉमिनेट कर देती है। सुंबुल के बारे में बोलती भी है कि भैया इसका कोई स्टैंड नहीं है, काश जग्गा यही चीज अंकित के बारे में बोल सकती। वेल निम्मो काफी अच्छे पॉइंट बोलती है। निम्मो बोलती कि बाहर से अपना दूल्हा लेकर के नहीं आए ना जो घोड़े के नीचे से, काश हमारा भी एक दूल्हा आ जाता। और जिस तरह से जग्गा की हिपोक्रेसी एक्सपोज करी, जब ये मग्गा कह रहा था ना कि फेमिनिज्म की बातें करती है ये निम्रत, लेकिन किसी को फकिंग बिच बोल देती है। तो यहाँ पर निम्मो ने भी अच्छा खासा पलटवार करा कि ये लीचड़ या गंदी औरत बोलती रहती है, ये वो इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस नहीं है। 25 लाख का यहाँ पर पॉइंट मेंशन करती है निम्मो कि दूसरे जब बजर दबाए तो इसको भारी प्रॉब्लम हो जाता, लेकिन शालीन के रूप में वोट बैंक दिख रहा है इसको, तो शालीन के 7 गुना भी माफ है। और जिस तरह से स्टैन और शालीन की फाइट हो रही थी, वहां पर भी हमने देखा कि ये क्या नाम इसका यार, ये जग्गा, ये शालीन के ही पक्ष में खड़ी थी। वैसे निम्मो के रीजन और यहाँ पर जो उसने लॉजिक दिए ना, वो एकदम फाड़ू लॉजिक थे। उसने भयंकर तरीके से करारे जवाब भी दिए। और जिस तरह से ये जग्गा को एक्सपोज करा कि दूसरे रोते हैं तो उन्हें ये मगरमच्छी आंसू ये रोने का टैलेंट बोलती है, और जब ये खुद रोती है तो ये सिंपैथी मांगती फिरती है। तो जग्गा कितनी बेशर्मी से बोली, मैं कभी नहीं रोती हूँ, मैं तो अंकित के लिए रोती हूँ। अरे बाप रे, अर्चना कुछ बोल दे तो रोती हो, नॉमिनेशन में तुम आ जाओ तो रोती हो, टास्क हार जाओ तो रोती हो, राशन नहीं मिले तो रोती हो। एक चीज हो ना जिसके ऊपर तुम रो तो समझ भी आए, लेकिन इतना ज्यादा रोने का रिकॉर्ड बनाने वाली जग्गा दूसरों को बोलती है कि है रोने का टैलेंट है, रोने का टैलेंट है, सिंपैथी ले रहे हैं। यहाँ पर निम्मो ने भर भर के जग्गा मग्गा का दोगलापन भी एक्सपोज कर दिया कि बाहर से मंडली लेकर के आए हैं, या दूसरों को बोलते रहते हैं मंडली मंडली, खुद सोते रहते हैं, आलसी हैं, निकम्मे हैं, छोटी छोटी बात का तिल का ताड़ बनाते हैं, दूसरों के इमोशंस को समझते नहीं है, लेकिन दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया इनके लिए आंसू बहाना शुरू कर दे। तो यहाँ निम्मो ने तो धागा खोल के रख दिया था। वहीं उम्मीद शिव से भी थी कि वो प्रियंका को यहाँ पर नॉमिनेट करेगा, लेकिन वो मतलब मस्ती मजाक के मूड में था, अंकित को करा उसने। लेकिन आप देखें शालीन जो अच्छे से देख रहा है, और कुछ दिन पहले उसने बात भी करी थी कि यार स्टेटस चेंज नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, शालीन जैसे लोग अंकित को अब तक नॉमिनेट ही नहीं करना चाहते, उसके बाद खड़े होकर के बोल देते हैं कि मंडली मंडली है, मंडली में भेड़चाल चलती है। मंडली कहाँ क्या है सबको दिख रहा है। इनफैक्ट साजिद खान ने तो बोला ही ना कि घर में 2 मंडली हैं, एक मंडली जो कि ओपनली डंके की चोट पर बोलती है, वहीं दूसरी मंडली जो सिर्फ दिखावा कर रही है इंडिविजुअल होने का, लेकिन वो है मंडली ही, लेकिन वो स्वीकार नहीं करना चाहते। ये बात साजिद ने डंके की चोट पर बोल दी। वहीं सौंदर्या अंकित प्रियंका को नॉमिनेट करती है, रीजन देती है कि भैया हर्ट है, और उसका हर्ट होना लाजमी भी है क्योंकि फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आदमी है। साजिद खान बहुत ही सेफ खेलता है, वो 2 नए वाइल्ड कार्ड को नॉमिनेट कर देता है, सृजिता को और विकास को। वहीं विकास जो रहता है वो अर्चना को, सृजिता को नॉमिनेट कर देता है। शालीन जो रहता है वो अर्चना और सृजिता को, टीना जो रहती है वो अर्चना और सृजिता को, और शिव जो रहता है वो लास्ट में काफी आर्ग्यूमेंट होते हैं शिव के अंकित के साथ, प्रियंका के साथ। वहीं अर्चना मैडम ने तो मिशन दूल्हा शुरू कर रखा है, तो वो अंकित को नॉमिनेट करती है और बोलती भी क्या, वो देखना चाहती है कि बगैर कंधे के ये जग्गा मैडम कैसे खेल सकती है। वहां पर तो जग्गा बड़ी बड़ी बातें करती कि रुला के रख दूंगी ये वो, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड जब कमरे में कोई नहीं रहता, कोई नहीं था कमरे में, बस ये 2 हंसी लोग बंद थे कंबलों के अंदर, वहां क्या बोलती हैं, मैं अकेली पड़ जाऊंगी, ओ माय गॉड
एक चीज़ तो साबित हो गई है कि ये जग्गा जो है ना, ये वो अकेली एक कदम भी नहीं बढ़ा सकती। विदाउट सपोर्ट सिस्टम वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन इतनी बेशर्म है ये, उसके बावजूद खुद को इंडिविजुअल बोलती है। खैर एंड में शिव यहाँ पर इसका अंकित का और विकास का नाम लेता है। दुनिया सोच रही थी कि शिव यहाँ पर प्रियंका का नाम लेगा, लेकिन नहीं, प्रियंका ने शिव का नाम लिया था। लेकिन टारगेट किसको कौन करता है? लेकिन नैरेटिव क्या क्रिएट किया जाता है कि शिव ने किया प्रियंका को टारगेट। शिव ने तो रत्ती भर भाव नहीं दिया इसको, लेकिन ये 24 घंटे, लेकिन प्रियंका मैडम 24 घंटे शिव 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 करती रहती हैं। वैसे भी भोले शंकर शिव का नाम लेकर तो पापी भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, तो आई एम श्योर जग्गा मैडम को भी मोक्ष की प्राप्ति तो हो ही जाएगी, उनके भी पाप धुल जाएंगे जिस तरह से वो शिव 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 करती रहती है। शिव 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 शिव। तो यहाँ पर अंकित और ये क्या नाम है, सृजिता और विकास, ये नॉमिनेशन में आते हैं। स्टैन को अच्छा खासा पावर मिलता है तो वो डायरेक्टली टीना को नॉमिनेट करता है। ये था वो पल, ये था वो मोमेंट जहां से ये एपिसोड अचानक से एक नई करवट ले लेता है, क्योंकि एपिसोड अब तक काफी ठंडा था, लेकिन यहाँ से एपिसोड में काफी गर्माहट आने लगती है। जैसे ही स्टैन टीना का नाम लेता है और अपना रीजन देता है कि तू पलट गई, और उधर से टीना कुछ बोले इसके पहले शालीन बीच में कूदने लगता है, क्योंकि यहाँ पर स्टैन जो रीजन दे रहा था कि जब तुम आई थी तुम बोली थी शालीन के खिलाफ वैसे मोर्चा खोलोगी वैसा मोर्चा खोलोगी, तुम पलट गई। मतलब शालीन का कोई नाम लेगा तो शालीन उसको बोलेगा कि ज्यादा होशियारी मत, CHO, मतलब आप समझ गए ना, होशियारी मत, ऐसा करके। तो देखा जाए तो स्टैन और टीना की आर्ग्यूमेंट के बीच में एंट्री मारता है जबरदस्ती में शालीन। उसके बाद से यहाँ पर टीना तो साइड में रह जाती है, स्टैन और शालीन आपस में लड़ने भिड़ने लगते हैं। ये तकरीबन 1 महीने पहले जो इंसिडेंट हुआ था इन दोनों के बीच में, उसका रिपीट टेलीकास्ट था। और 1 महीने पहले जो कुछ भी हुआ ऐसा लग रहा था कि शायद चीजें बिल्कुल वैसी ही जाएंगी, लेकिन यहाँ पर शालीन थोड़ा सा रुक जाता है। और जैसा कि क्राइम पेट्रोल में हम अक्सर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि सबक एक को सीख हम सबको, तो यहाँ पर शालीन ने तो थोड़ा सा सबक सीख लिया। उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा ओवर हाइपर हो गया था, इंपल्सिव था, लेकिन यहां पर उसने थोड़ा सबक सीख लिया। लेकिन MC स्टैन ने कोई भी सबक नहीं सीखा। बाहर देख लूंगा, मुंबई में रहने नहीं दूंगा, धमकियों पर धमकी, धमकी पर धमकी। भाई साहब MC स्टैन ने अपना ही केस खराब कर लिया है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि 1 महीने पहले भी हम ये देख चुके हैं, जब सलमान खान आएगा ना तो MC स्टैन के मुंह से शब्द नहीं फूटेंगे। तो जब आपको पता है कि वीकेंड पर जो माहौल बनता है वहां आप बोल नहीं पाते हो, खुलकर एक फर्म स्टैंड नहीं ले पाते हो, तो मुन्ना ऐसा आपको काम नहीं करना चाहिए जो आपके बस में नहीं हो। जिस तरह से शालीन की पर्सनैलिटी है, और जब सलमान ने चल के दिखाया था कि एक बोगदे में से अगर ऐसे करके MC स्टैन आ रहा हो तो कौन किससे डरेगा, तो शालीन भनोट की अलग पर्सनैलिटी, उसके सामने MC स्टैन तो कितना मार लेगा, 1 लाफा मार लेगा, 2 लाफा मार लेगा। तो MC स्टैन को ना थोड़ा सा कद काठी देख करके बात करनी चाहिए, उतना ही उड़ना चाहिए जितने भगवान ने पंख दिए हों। एंड एक चीज और, जिस तरह से MC स्टैन बार बार बोलता है कि गाली दी गाली दी, मैंने MC स्टैन के काफी सारे रैप्स देखे, काफी वीडियो देखे, भाई उसके गानों में तो भरपल्ले गाली गलौच होती है। तो वो इंसान जिसने अपना करियर ही गाली गलौच देकर के बनाया हो, उसे तो गालियों से कोई ऑब्जेक्शन या आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और बिग बॉस के अंदर यार हर कोई गाली देता रहता है। अब जरा मैं आपको एक रेफरेंस के तौर पर एक चीज बताऊं तो बिग बॉस 15 के अंदर ओपनली स्टेज के ऊपर सलमान खान ने प्रतीक को गाली दे दी थी, ठीक है, तो प्रतीक ने क्या उखाड़ लिया। ऐसे ही अगर MC स्टैन के सामने सलमान खान कुछ बोल दे तो MC स्टैन कुछ उखाड़ पाएगा क्या? नहीं उखाड़ पाएगा ना। और गाली गलौच क्या है भाई साहब, मेरे को तो दिन भर में कम से कम 1000 गालियां आ जाती हैं, कितने लोगों से मैं लड़ लूंगा। गाली दी उसने, वो गाली देता रहता। तुम अगर शांत रहते तो तुम और अच्छे पॉजिटिव दिखते, सलमान खान को तुम्हारे खिलाफ कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलते, तुम्हारी इमेज और ज्यादा अच्छी हो जाती। लेकिन जिस तरह से MC स्टैन ने ओवर रिएक्ट किया, बाहर देखने की, मारने की धमकियां दी, उसने अपना केस खुद खराब कर लिया है। किसकी वजह से? टीना की वजह से। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जहां सड़कों पर काम होता है ना, या फिर जो बिजली के खंभे होते हैं जहां पर डेंजर का साइन लगा रहता है, सावधान आगे खतरा है, डेंजर मोड, अंधा मोड, ऐसे करके जो खतरे के साइन लगे रहते हैं। 1 महीने पहले टीना की एंकल ट्विस्ट हो गई थी, तब भी शालीन और ये स्टैन लड़ पड़े टीना की वजह से। और अभी वापस से टीना का नाम नॉमिनेशन में आया तो फिर से शालीन और स्टैन लड़ पड़े। तो टीना जो नाम है ना, इस टीना को कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त एरिया या फिर दुर्घटनाग्रस्त जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए, जहां जहां टीना दत्ता खड़ी हो, क्योंकि वो तो पतली गली से निकल लेती हैं, लोग लड़ते रहते हैं। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की के चक्कर में अक्सर हमने फसाद होते हुए देखे हैं, और इस एपिसोड में फिर से हमने फसाद होते देखा है। और ये टीना दत्ता जो कि नॉमिनेशन वाली एक्टिविटी में तो बहुत ज्यादा बोल रही थी, दिख गया कौन फेक है। टीना दत्ता तुमसे ज्यादा फेक कोई नहीं है। तुम आई थी बड़ी बड़ी बातें करके, शालीन बानोट मैंने सब देख लिया, शालीन बानोट तुम्हारा जीना दुभर कर दूंगी।
क्या दुबड़ कर दूंगी, तुमने लाइटर फेंका, उसने लाइटर फेंका, फिर जाकर बैठ गए चिपक के। और ये शालीन भनोट और फिर चिकन भनोट जो कि इसका टीना का सस्ता वकील बन के बैठा था, 2 मिनट में टीना ने उतार के रख दी इसकी भी। जब वो टीना बाहर बोलती कि आई डोंट ट्रस्ट यू शालीन, मैं तुम्हें ट्रस्ट कभी नहीं कर सकती। और तो भाई इतना सुनकर भी अगर ये शालीन भनोट वहां बैठा है तो कतई रीढ़ की हड्डी जा चुकी है इसकी। बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना टीना में ना शालीन में। लड़ते हैं भिड़ते हैं, जाहिर तौर पर बाहर से डॉली ने और जूजू इन लोगों ने प्लानिंग करके भेजा है, तो मजबूरी में क्या करता क्या ना करता, तो मजबूरी में इनको एक दूसरे को क्या ढोना पड़ेगा, साथ में बैठना पड़ेगा। बिकॉज टीना और शालीन का जो टीशा टीशा वाला जो हैशटैग है ना, ये बाहर से एक प्लान का हिस्सा है। आई थिंक 15-20 अब तो शो ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है, तो आखिरी दम तक इनको लेकर के जाना ही है बिग बॉस को। इसीलिए टीना यहाँ एलिमिनेशन में आई अलॉन्ग विद अंकित, तो वोटिंग लाइन ही बंद करवा दी है। तो ये जो लव लपाटा जो है ना, ये डेफिनेटली होता है। और जैसे करणवीर कोबरा ने लॉकअप में बोला था अंजलि के साथ वो लव लपाटा वाला सीन करने का, तो कंगना रनावत बड़ी बेशर्मी से बोली थी नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हकीकत में ऐसा ही होता है। आप देख लो इस सीजन में, पीछे के सीजन में गूहर जो मंडली मंडली करती रहती, खुद उसके सीजन में वो भी तो लव लपाटा ही कर रही थी पूरे टाइम पर। बहुत हंसी आती है मुझे जब गूहर जैसे लोग जो अपने सीजन में जो ब्लेंडर करके आए थे ना, बाहर आकर के वो इतने ज्ञान देते रहते कि इनको गेम समझ में नहीं आता। तुमने कौन से गेम खेल लिए थे, तुम भी तो वहां पर वुमेन कार्ड ही खेला करती थी, स्ट्रॉन्ग वुमेन का दिखावा करती थी, एक का पल्लू पकड़ के आगे बढ़ा करती थी। और फिर ये गौहर जैसे लोग बोल देते हैं कि मंडली है मंडली है, जबकि बड़ी बेशर्मी से इन लोगों ने उधर विकास, शालीन, टीना, अंकित यानी मग्गा और जग्गा, ये 5 लोग और इनके साथ साथ अगर आप अर्चना और सौंदर्या जो कि अब इनसे दूर हो गई हैं, पहले तो ये भी इनके साथ थे, मतलब 7 लोग थे ये और उधर थे 6, लेकिन इन 7 लोगों को किसी ने मंडली नहीं बोला। और आपने एक बात और देखी होगी, जब ये विकास को, शालीन को और टीना को ये ऑर्डर देती है ये जग्गा कि तुमने सुंबुल को नॉमिनेट क्यों नहीं करा, तो आप देख लीजिए एक तरफ बोलते हैं इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस। अब इंडिविजुअली विकास ने, शालीन ने और टीना ने सुंबुल का नाम नहीं लिया, तो जग्गा उन्हें ऑर्डर दे रही थी कि क्यों नहीं लिया। उसके बाद हम इंडिविजुअल हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के डिसीजन की, हम इंडिविजुअली खेलते हैं। इंडिविजुअली खेलते हो तो फिर क्यों ऑर्डर दे रहे थे कि तुमने उसका नाम क्यों नहीं लिया। जाहिर तौर पर अंकित का नॉमिनेशन में नाम आते से फटके फलावर हो रखी है इसकी, क्योंकि ये जग्गा जो बड़ी बड़ी बातें करती रहती है, दूसरों को मंडली बोलती, खुद को इंडिविजुअल अकेली बोलती रहती है, उसके थोबड़े पर लिखा रहता है कि अकेले खेलना उसके बस की बात है नहीं। जो लड़की शो में एंट्री भी अकेले नहीं कर सकती वो गेम तो क्या ही अकेला खेल पाएगी, है कि नहीं भाई साहब? तो ये रहा है भाई साहब इस एपिसोड का लब्बो लबाब। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड एमसी स्टैन को सब समझाने की कोशिश करते रहते हैं। वहीं ये निम्मो बोलती है कि एमसी तू खेल गया, तेरे को प्रियंका का नाम लेना था। मैं भी यही सोच रहा था कि एमसी जो है वो शायद प्रियंका का नाम लेगा, लेकिन एमसी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। एंड आई थिंक एमसी ने यहाँ पर सही ही किया, क्योंकि जब से ये टीना आई है बहुत ज़्यादा लल्लो चप्पो कर रही थी, कभी सैंडविच ला रही थी, कभी स्टैना कर रही थी। और जो हमने प्रोमो देखा है जहाँ पर एमसी बोल रहा है इसको कि तू मेरे फैंस की वजह से मेरे साथ जुड़ी थी, तो कैसे सडनली बच्चे मर जाए, मतलब यार एक रियलिटी शो में लोग माँ मरने की बातें करते हैं, बच्चे मर जाएं ऐसे, मतलब ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है टीना की। क्योंकि एमसी स्टैन अच्छे से समझ चुका है कि बाहर से जो फीडबैक आता है, सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ सबसे पहले एमसी स्टैन को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये जितनी भी लड़कियां हैं ना, ये सब डोरे डाल रही हैं। और टीना कामयाब हो गई एमसी के ऊपर वो मस्का पॉलिश करने के चक्कर में। एमसी ने इसकी पोल पट्टी खोल दी है तो रोने का ढोंग कर रही है। जब तेरे को एमसी से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तू दोस्त मानती है, तो एक नॉमिनेशन ही तो था, और तुम तो कलर की ब्रांड हो, है। जैसे कि तुम अर्चना के बारे में बोल रही थी कि अर्चना जब खुद आई थी तो वो सही था, लेकिन कोई और आ जाए तो बिग बॉस बायस्ड हो जाता है। तो आप तो बड़ी ब्रांड हो, तो फिर आपको तो नॉमिनेशन से फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए ना, आपको कैप्टेंसी से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन छोटी छोटी चीज़ के ऊपर आप बवाल करती हो, फिर आके बाद में बोलने लगती हो कि आप तो मेरे दोस्त हो। जैसा कि वो बाद में बोल भी रही थी ना, जब गुस्सा ठंडा हो गया टीना का, तो वो कह रही थी कि शायद एमसी ने मुझे इसीलिए नॉमिनेट किया सो दैट मुझे रियलाइजेशन हो जाए कि आप उस शालीन के साथ कैसे बैठ सकती हो जिसने आपके लिए बजर दबा दिया था। और वहाँ पर ये जग्गा भी बोलती है कि हाँ एमसी मुझे ठीक लगता है। क्यों ठीक लगता है? फैन फॉलोइंग को खुश करना है, बाहर से जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं फीडबैक देके जाते हैं, सबसे पहले एमसी से हाई हेलो करते हैं। तो ये गर्दोले जो टीवी के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनको भी पता है कि एमसी के बाहर फैन फॉलोइंग या फिर एमसी का जलवा ये टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस से बहुत ऊपर है। इसलिए उस ऑडियंस को खुश करने के लिए ये टीना और ये जग्गा अक्सर मस्का पॉलिश करते रहते हैं। खुलकर ये कभी एमसी के अगेंस्ट नहीं आते हैं, गलती से आ भी जाते हैं तो पट से वहां पर जाके पैचअप करने की ये बातें करने लगते हैं, कोशिशें करने लगते हैं। अब आपका क्या रिएक्शन है इन तमाम बातों के बारे में? जिस तरह से अंकित यहाँ पर नॉमिनेशन में आया और यहाँ पर वोटिंग लाइन बंद हो गई, आपको इस
इसे बिग बॉस का दामाद नहीं बोलेगा। और जग्गा जो कि अंकित को बचाने के लिए 25 लाख पर लात मार देगी, लेकिन यही जग्गा दूसरों पर उंगली उठाती थी कि आपने 25 लाख के लिए बजर कैसे दबा दिया। तो अगर इतना दोगलापन इसका जग्गा का दिखने के बावजूद अगर आपको ये जग्गा महान लगती है, एकदम फेयर लगती है, ये जग्गा जो अपने मुंह से बड़ी बड़ी बातें करती है कि प्रियंका हमेशा फेयर रहती है, प्रियंका हमेशा सच का साथ देती है, प्रियंका कभी गलत होता नहीं देख सकती, दूसरे बजर दबाए तो गलत लेकिन प्रियंका बजर दबाए तो सही। Why this cola very D man? मैं देखना चाहूंगा कि कितने ऐसे जग्गा के फैंस हैं जो जग्गा को गलत बोलने का दम रखते हैं। अगर उनमें स्पाइन होगी और वो अपने माँ बाप की औलाद होंगे ना, तो वो जग्गा को डेफिनेटली गलत बोलेंगे। अगर वो जग्गा मग्गा की नाजायज औलाद हैं तो वो डेफिनेटली जग्गा के तलवे चाटने डेफिनेटली आएंगे इस वीडियो के नीचे। मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा जग्गा मग्गा की नाजायज औलादों का कि कैसे वो जग्गा मग्गा के फेक नैरेटिव को डिफेंड करने आते हैं। और बाकी की जितनी भी न्यूट्रल ऑडियंस है, इंक्लूडिंग हमारी DSK टॉक्स फैमिली, हो सके तो वीडियो को भर भर के लाइक करें, शेयर करें। एंड वो लोग जो कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई एक्स्ट्रा आपको मतलब पैसा वगैरह नहीं लगेगा। सब्सक्रिप्शन इज एब्सोल्युटली फ्री, नो मेंबरशिप, नो सुपर चैट, नथिंग। आप बस एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।